कि ये आरोप है कि वहां पर ईवीएम का डिब्बा मिला, तो क्या उससे पूरे प्रदेश के ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है? और इस बात को लेकर के चुनाव आयोग ने पहले भी कई बार जो है अपने पक्ष को रखा है कि ईवीएम में आप गड़बड़ी करके दिखाइए और फिर उसके बाद अपने पक्ष को रखिए, हम ईवीएम को हम हटा दें। पर आप ये देखिए कि यहाँ पर जो ईवीएम मशीन है उसमें कई गड़बड़ियां भी तो की जा सकती हैं। आपने ये तो देखा होगा कि कई बार हम बटन दबाते हैं और कहीं और। कैसे रोक सकता है? ईडी एक जो है संस्था है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। ईडी चुनाव कैसे रोक सकती है? और अगर ईडी इधर अच्छा काम कर रही है तो जाहिर सी बात है कि विपक्षी पार्टियों को इसके खिलाफ कोर्ट जाना चाहिए। भाई आप अगर भाषणबाजी आप कर, ईडी इस समय अच्छा काम कर रही है। विपक्षी पार्टियों को कोर्ट जाना चाहिए। विपक्षी पार्टियां कोर्ट गई भी हैं इन सरकारी एजेंसियों के खिलाफ, ये बोलते हुए कि यहाँ पर वो अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़ और आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा 2023 का में, जहां पर हम बात करेंगे इस समय चल रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की, जहां पर देखा जाए तो मिजोरम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हर चरणों के चुनाव यहां पर संपूर्ण हो चुके हैं। लेकिन एक चुनावों में कई मुद्दा देखा गया कि ईवीएम की गड़बड़ी का मुद्दा सामने आया। कहीं नक्सली हमले हो जाते हैं तो कहीं यहां पर जनता को प्रलोभन देने की कोशिश भाजपा नेता व अन्य प्रत्याशी करते हुए नजर आते हैं। और अब बारी राजस्थान की है। 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान होना है। दोनों पार्टियां यहां पर इलेक्शन की तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से देखें तो अशोक गहलोत, सचिन पायलट, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब स्टार प्रचारक के तौर पर उतर चुके हैं और जमीनी हकीकत राजस्थान की जान रहे हैं कि आखिर कितने वोट प्रतिशत यहां पर राजस्थान में कांग्रेस के पास आएगा। और दूसरी तरफ देखें तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि मुख्य चेहरा है, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक साफ नहीं किया है कि यहां पर सीएम चेहरा कौन होगा। और यहां पर उनके साथ अमित शाह और बाकी अन्य केंद्रीय मंत्री और वसुंधरा राजे यहां पर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां बात उठती है कि क्या ईवीएम गड़बड़ी की बात जो की जाती है, क्या सिर्फ चुनावों के बीच की जाती है? क्या जब चुनाव होते हैं तभी विपक्ष ये बात उठाता है और यहाँ बात की जाती है? चुनाव आयोग पर यह दबाव बनाया जाता है कि ईवीएम की जांच करके ईवीएम मशीन भेजी जाए या उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, या फिर ईवीएम से जब वोटिंग होती है उस दौरान यह भी कहा जाता है जहां हम आधुनिक युग की तरफ बढ़ रहे हैं वहां दूसरी तरफ देखा जाता है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसकी कवायद की जाती है। और साथ ही साथ यहां पर हमने मध्य प्रदेश में देखा कि चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से यहां पर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस समय हमारे साथ हमारे 2 साथी मौजूद हैं, यहाँ पर अबरार और नाजमीन। उनसे बात करेंगे कि क्या ये जो दावे यहाँ पर करती है कांग्रेस और अन्य पार्टी की ईवीएम में गड़बड़ी है और उसी वजह से बीजेपी सत्ता में आती है और यहाँ पर चुनाव प्रभावित होते हैं। सबसे पहले सवाल का जवाब यहाँ पर मांगेंगे अबरार से। अबरार, क्या लगता है आपको ये जो आरोप लगाए जाते हैं निराधार हैं कि इसमें कुछ सत्यता है? देखिए, विपक्ष लगातार ईवीएम को लेकर के सवाल उठाता रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है कि अगर ये लगातार आप एक ही बात को रिपीटेड बोले जा रहे हैं। देखिए, अगर हम हिमाचल के चुनाव के नतीजों को देखें, कर्नाटक के चुनाव के नतीजों को देखें, तो वो तो कांग्रेस के पक्ष में गया है। तो कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग में एक हलफनामा दायर करे और बोले कि हम इस जीत को जीत नहीं मानते हैं, दोबारा से बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाने चाहिए। क्योंकि जब आप उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको तमाम चुनाव के नतीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना आप तमाम चुनाव के नतीजों पर सवाल खड़े कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं जो दोहरा मापदंड है विपक्षी पार्टियों का, ये दर्शाता है कि जब आपके पक्ष में हालात बनते हैं, जब आपके पक्ष में चुनावी नतीजे आते हैं, तो आप इस पर सवाल खड़े नहीं करते। तो भाजपा के जब पक्ष में जाते तो आप सवाल क्यों खड़े करते हैं? तो इस तरीके का अगर मापदंड लेकर के आप चलिएगा तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे और लगातार पूछे जा रहे हैं। विपक्ष की पार्टियां ये ऐलान कर दे 2024 में अगर चुनाव जो है ईवीएम से करवाए जाएंगे तो हम इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन आप दोनों ही तरफा खेल खेलिएगा, दोनों ही नाव में पैर रख करके सवारी कीजिएगा, तो जाहिर सी बात है कि जनता इतनी मूर्ख नहीं है। जनता समझती है कि विपक्ष अपनी हार का ठीकरा खुद अपने जिम्मे लेने के बजाय ईवीएम पर फोड़ता है।
यहाँ पर नाज़मीन मौजूद हैं। नाज़मीन, अबरार का कहना है कि वो अपनी हार का ठीकरा फोड़ते हैं, बाकी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ईवीएम बस बहाना है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बात करें ईवीएम की तो आपने सही कहा था कि एक आधुनिक युग की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं और हम विकास कर रहे हैं तो ईवीएम मशीन से अगर चुनाव होते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि विपक्ष क्या हार का ठीकरा ही फोड़ रही है, ठीकरा ही फोड़ रही है। आप ये देखिए कि कई ऐसी ईवीएम मशीनें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी में भी पाई गई हैं, पिछले कई चुनावों में देखने को मिला। कई ऐसी ईवीएम मशीन है जो बस एक सुनसान जगह पर खड़ी थी, वहां पर मौजूदा पाई गई हैं और उसके पास में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद पाए गए हैं। और कई ऐसे राज्यों में देखा है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आसानी से बन जाती है। इस पर मेरा एक छोटा सा जवाब है। मान लीजिए आपने ईवीएम को लेकर के कहीं सुनसान जगह पर पाई गई या किसी क्षेत्र में पाई गई या किसी नेता के गाड़ी में पाई, मान लीजिए इस बात को हम स्वीकार लेते हैं और एक समय के लिए, हालांकि ये भी जांच का विषय, मान लीजिए हम इस पर जो है हामी भर देते हैं, लेकिन क्या एक सीट पर एक ईवीएम के पाए जाने पर क्या पूरे प्रदेश की सीटों पर आप हेर फेर कर देंगे? क्या पूरे प्रदेश की सीटों पर आप जीत दर्ज कर लेंगे? ये तो मतलब आप सोचिए, ये जनरल थिंक है। आप इस बात को समझिए कि अगर एक सीट पर इस तरह की गड़बड़ी हुई या फिर आपके ये आरोप हैं कि वहां पर ईवीएम का डिब्बा मिला, तो क्या उससे पूरे प्रदेश के ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है? और इस बात को लेकर के चुनाव आयोग ने पहले भी कई बार जो है अपने पक्ष को रखा है कि ईवीएम में आप गड़बड़ी करके दिखाइए और फिर उसके बाद अपने पक्ष को रखिए, हम ईवीएम को हम हटा दें। पर आप ये देखिए कि यहाँ पर जो ईवीएम मशीन है उसमें कई गड़बड़ियां भी तो की जा सकती हैं। आपने ये तो देखा होगा कि कई बार हम बटन दबाते हैं और कहीं और वोट जाता है। आप मशीन में हेरफेरी कर सकते हैं, ये तो आप मानते हैं। बैलेट पेपर में ऐसा हेराफेरी नहीं देखी जा सकती है। अगर एक राज्य की बात की जा रही है तो उस राज्य की सरकार वहां पर आवाज तो उठा रही है। वहां पर अगर जितनी भी सरकारें चुनावी मैदान में उतर रही हैं, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में चुनाव को देख लीजिए, अभी हाल फिलहाल में जो यहाँ पर एक सीट पर चुनाव हुआ था, यहाँ पर घोषी उपचुनाव हुआ था, उस दौरान अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए हैं वो भी कहीं ना कहीं देखे जाएं तो भारतीय जनता पार्टी वोटिंग के दौरान जनता को लालच भी तो देती हुई नजर आती है। कई सारी चीजें इन्होंने घोषी चुनाव का जिक्र किया, घोषी में ईवीएम को लेकर के सवाल उठाए, तो अखिलेश यादव अपने उस चुनावी जीत को खारिज कर दे। अखिलेश यादव ही घोषी सीट पर जीते हैं ना, तो वो अपने इस जो है सीट के नतीजे को खारिज कर दे और चुनाव आयोग को बोले कि दोबारा से चुनाव करवाएं। यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक मिनट, यहाँ पे इन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से हो सकता है, लेकिन बैलेट पेपर भी तो हमने देखा है कि लोग उसे उठा ले जाते हैं, वहाँ चुनाव नहीं होने देते, उस पर क्या वर्किंग? देखिए, बैलेट पेपर एक पेपर है, आप इस पेपर को देखिए, आप फाड़ भी सकते हैं, इसमें हेराफेरी भी कर सकते हैं, कई सारी चीजें हो सकती है। हेराफेरी तो कहीं से भी हो सकती है ना, तो ईवीएम पे सवाल क्यों? तो देखिए, ईवीएम पर सवाल इसलिए भी उठाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर वो एक मशीन है। मशीन को आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और मशीन को किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर चुनाव आयोग के ऊपर आ जाती है। चुनाव आयोग से अगर सवाल पूछा जाता है कि अगर वाकई इतनी गड़बड़ियां मिल रही हैं तो चुनाव आयोग कहां पर सो रहा है? तो चुनाव आयोग ये एक तरीके से देखिए, विपक्ष की यहाँ पर परेशानी, हैरानी, ये विपक्ष क्या कह रहा है, बैलेट पेपर से करवाइए, बैलेट पेपर से होंगे तो फिर बोलेंगे ईवीएम से करवाइए। तो कुल मिलाकर के मामला ये है, इसको आप उदाहरण के तौर पर ये समझिए कि चाची को अगर मूंछ होता तो हम चाची को चाचा बुलाते। तो इस तरीके से आप कैसे जो है इसको जो बता सकते हैं। अगर आप बैलेट पेपर की बात करते हैं तो बैलेट पेपर को लेकर के आप कहिएगा कि सारे ही पर्चे भाजपा के छपे हुए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बटन को दबाने से वोट जा रहे तो वही गलतियां बीजेपी के खिलाफ भी हो सकती है। भाई दुतरफा ये मशीन को थोड़ी पता है कि वो भाजपा के पक्ष में जाना है या समाजवादी के पक्ष में या कांग्रेस के पक्ष में जाना है। तो ये एक तरीके का रोना है। मायावती क्या चुनाव के नतीजों के बाद आरोप लगाती है, लेकिन उसके बाद तमाम चुनाव में वो हिस्सा लेती है। कांग्रेस चुनाव के नतीजों के बाद आरोप लगाती है, लेकिन फिर अपने पक्ष में जब चुनावी नतीजे आते हैं तो उस पर कोई कुछ बोलता नहीं है। तो इस तरीके से आप दो मापदंडों को कैसे एक साथ ले सकते हैं? आप एक तरीके से तय कीजिए, इंडिया अलायंस भी बना है 2024 को लेकर के, आप एक रेजोल्यूशन पास कर दीजिए। अगर आपके साथ 28 से 29 पार्टियां हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके उस रेजोल्यूशन को जो है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग गंभीरता से लेगा। और अगर ईवीएम से आप चुनाव नहीं चाहते हैं तो इसको लिख करके आप दीजिए ना। मात्र अगर आप चुनावी भाषणों में इसका जिक्र करेंगे तो इसको तो हम राजनीति ही समझेंगे। क्यों आप गंभीर है तो आप इसको लिख करके देखिए और इस पर आरोप लगाइए, चुनाव आयोग को लिखित में दीजिए, इस पर कार्रवाई होगी। बैलेट पेपर और कांग्रेस पर भी दोनों पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सवाल यहाँ पर बैलेट पेपर और ईवीएम को छोड़िए, सवाल तो अब यहाँ पर चुनाव आयोग को लेकर भी सामने आ जाएगा कि यहाँ पर अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से फैसले ही सुनाने
उठाने वाले होते तो आज आप देखिए कि कई फैसलों में बदलाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कहने के अनुसार यहाँ पर ईवीएम पर कई सवाल उठाए गए, लेकिन अभी तक ईवीएम की जांच भी नहीं होती है। यहाँ पर देखा जाए तो विपक्षी पार्टियां कितनी बार ये कहती हुई नजर आई है कि एक मौका दीजिए और बैलेट पेपर से चुनाव करवा के देख लीजिए। जैसा अबरार ने कहा कि अगर वाकई यहाँ पर विपक्षी पार्टियां सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि हम हार गए हैं और हार का कारण भारतीय जनता पार्टी है, तो उस पर कैसे भी करके आरोप लगाया जाता है। तो यहाँ पर चुनाव आयोग एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवा के देख ले। अगर उसके बावजूद भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, सरकार जीतती है, तो वाकई आप मान लीजिए कि विपक्ष यहाँ पर सिर्फ हार का ठीकरा फोड़ती हुई नजर आती है। लेकिन उससे उलट अगर देखा गया तो कहीं ना कहीं हेराफेरी जरूर हुई है। और ईवीएम की बात करें तो अभी आप 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखिए किस तरीके से ईवीएम गड़बड़ी वहां पर देखी जाती है, ईवीएम ही खराब हो जाती है। मान सकते हैं कि एक मशीन है, मशीन को हम ऐसे नहीं देख सकते हैं कि कभी भी वो खराब हो सकती है, लेकिन सवाल वही आ जाता है यहाँ पर कि घंटों का समय बर्बाद होता है, आम जनता परेशान होती हुई नजर आती है। छत्तीसगढ़ में ईवीएम उठाने की बात कही जाती है तो काफी सारी चीजें आती हैं जिस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन इतने सारे चुनाव यहाँ पर बीत गए लेकिन संज्ञान अभी तक नहीं लिया जाता है, तो सवाल बनना लाजमी हो ईवीएम की बात यहाँ पर लगातार हो रही है। लेकिन एक और मुद्दा, ईडी का मुद्दा भी काफी ज्यादा यहाँ पर हम उठता हुआ देखते हैं कि ईडी चुनाव रोक रही है। क्या लगता है कि ईडी चुनाव रोक रही है? ये भी आरोप कुछ नजर आ रहा है। देखिए इस वक्त जो है भाजपा के खिलाफ जिस ढंग से विपक्षी एकजुटता बना है, और जाहिर सी बात है कि विपक्ष को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। अगर आपके खिलाफ कार्रवाई हो, ईडी चुनाव कैसे रोक सकता है? ईडी एक जो है संस्था है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, ईडी चुनाव कैसे रोक सकते हैं? और अगर ईडी इधर अच्छा काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि विपक्षी पार्टियों को इसके खिलाफ कोर्ट जाना चाहिए। भाई आप अगर भाषणबाजी आप कर, ईडी इस समय अच्छा काम कर रही है। विपक्षी पार्टियों को कोर्ट जाना चाहिए। विपक्षी पार्टियां कोर्ट गई भी हैं इन सरकारी एजेंसियों के खिलाफ ये बोलते हुए कि यहाँ पर वो अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। सिर्फ क्या ये मान लिया जाए कि केंद्र सरकार में बैठे तमाम मंत्री नेता दूध के धुले हुए हैं? क्या उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है? क्या उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है? क्या कोई भ्रष्टाचार सामने नहीं आया? सवाल तो बीजेपी पर भी है, उनके नेताओं पर भी है। इसका जवाब यही है कि मेरे घर छापा पड़ा तो आपके घर क्यों नहीं पड़ा? ये यहाँ पर जो आपने बोला है कि छापा पड़ा, लेकिन मैं ये सवाल कर रही हूँ कि दूध के धुले तो नहीं है। कोई भी राजनीति में आता है, अगर विपक्षी पार्टियां भ्रष्टाचारी पार्टी हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी ईमानदार है कि आज की जनता यहाँ पर रोने के लिए मजबूर हो गई है? महंगाई आसमान पर पहुंच गई है, जनता के पैसों को डुबाया जाता है, गौतम अडानी की कंपनी में लगा दिया जाता है। तो सवाल तो ये भी बनते हैं कि केंद्र सरकार इन मुद्दों पर क्यों चुप है, क्योंकि आम जनता इन सवालों के जवाब जानना चाहती है। देखिए अब अडानी का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दे हो, सरकार विपक्ष के हिसाब से बात थोड़ी करेगी। अगर अडानी वाले मुद्दे पर इस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इस पर अगर आवश्यकता होगी तो प्रधानमंत्री भी बोलेंगे, गृह मंत्री भी बोलेंगे। और अगर नहीं है, अब बेकार में बिना सबूत, बिना किसी आधार के अगर इस तरीके से लगातार विपक्ष सिर्फ मात्र एक विरोध करने के नाम पर विरोध करता रहेगा तो जाहिर सी बात है कि सरकारें इसका जवाब क्यों देंगी? और दूसरी तरफ अगर देखा जाए यहाँ पर जहाँ तक ईडी की बात है, ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, तो भाई कार्रवाई होने के बाद भी आपको कोर्ट जाना पड़ता है। और कोर्ट जब आप जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि ईडी को ही सिर्फ पक्ष रखने का मौका मिलता है, आपको पक्ष रखने का मौका नहीं मिलता है, आपको भी मौका मिलता है। और अगर आप नहीं रख पा रहे वहां पर तमाम साक्ष्य, तमाम जो है दस्तावेज, तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट आपके पक्ष में कैसे फैसला सुनाएगा? तो या तो आप ये भी कह दीजिए कि कोर्ट भी भाजपा जो है एक तरीके से चला रही है और भाजपा के हिसाब से कोर्ट काम कर रहा है। तो लगातार यहाँ पर ईडी और ईवीएम को लेकर बवाल मचा हुआ है और यहाँ पर अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि राजस्थान में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती है। एक पक्ष कहता है कि गड़बड़ी नहीं है तो दूसरा पक्ष कहता है कि यहाँ पर भारी गड़बड़ी है, इसकी जांच कराई जाए। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि मतदान के दिन क्या बवाल मचता है, क्या विवाद हमारे यहाँ पर सामने आते हैं और 3 दिसंबर को जनता किसको अपना यहाँ सीएम चुनती है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।